हाँ जी, तो ये आपका हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनका यूज बहुत ज्यादा होता है, राइट। और बाकी ये इंटीग्रेशन वैसा ही है जैसा अपन ने क्या कहां पर पढ़ा था, इंडेफिनिट, वो इंडेफिनेट था, ये डेफिनेट हो गया, ये इंडेफिनेट नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ये बताया जाए कि इंटीग्रेशन आपको कहां से लेकर के कहां तक करना है, ये बताया जाता है आपको। वहां पर ये नहीं बताया जाता कि इंटीग्रेशन आपको कहां से लेकर के कहां तक करना है, इसलिए वो क्या होता है, इंडेफिनेट होता है। और इसी वजह से वहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का आप यूज करते हो, जो अपनी वैल्यू क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स वहां से निकलती है। तो अगर मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करता हूं तो इंडेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो आपका फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि उसमें प्लस, जब आप इंटीग्रेट करते हो किसी भी फंक्शन को, तो फाइनली का आंसर आपके पास आता है, उसमें प्लस सी लगता है और सी कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, वहां सी चेंज होता रहता है। इसलिए वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है इंडेफिनेट इंटीग्रल। जबकि डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर कर्व को। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम भी यही है, एरिया अंडर कर्व, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दोनों चैप्टर मिलते जुलते ही है ये वाले। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, सपोज करो कि आपके पास दे रखा है क्या, कि भाई कोई फंक्शन है इस तरीके से, ठीक है ना, कोई फंक्शन है, इसको आपने डिफरेंशिएट किया और आपको मिल गया क्या, स्मॉल एफ एक्स, ठीक, इस तरीके से आपको मिल गया, क्लियर है। तो यहां पर होगा क्या कि जब आप इसको dx को इधर लेकर के जाओगे एफ एक्स वाली साइड में, और दोनों तब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो पोर्शन था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का था। यहाँ पर क्या होता है, लिमिट यहाँ पर पुट कर दी जाती है, बाउंडेशन यहाँ पर क्रिएट कर दी जाती है आपके, इसलिए क्या बन जाता है, डेफिनेट बन जाता है। तो यहाँ पर एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन डी एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स ही रहेगा, और ए से लेकर के बी, ये जो होता है बच्चों इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको लोअर लिमिट बोला जाता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अपर लिमिट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इंडेफिनेट में क्या करते थे, सिंपल इंटीग्रेट करते थे, प्लस सी लगाते थे, काम खत्म होता था वहां पर। यहाँ प्लस सी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है अपन को, ये लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, यानी क्या निकलेगा आपका यहाँ पर एफ ऑफ बी माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी क्या निकलेगा आपका एफ ऑफ ए निकलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से हम एवेलुएट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे आपके सामने मैंने ऐसे लिखा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ए से लेकर के बी। मान के चलते हैं कि एफ एक्स जो फंक्शन है ये कैसा है, आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन कभी नेगेटिव हो नहीं रहा, मतलब जीरो भी नहीं हो रहा है, नॉन नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है ये फंक्शन हमेशा, ठीक है ना। तो उस केस में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू a, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल्स टू b, ठीक है ना। फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। कैसे, इसको जरा समझते हैं। सपोज करो मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को कि एफ एक्स जो है वो क्या है बच्चों, नॉन नेगेटिव है ये कर्व, यानी कि ये कर्व जो है हमेशा क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका आ रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका कर्व है। कोई मान के चलो दिस इज द कर्व एफ एक्स, दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब मैंने कहा कि सर इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल्स टू कहां तक बच्चों, आपका b तक आपको इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, इस तरीके से इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। बंद कर दो इसको, बंद कर दो, ठीक है, इसको मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करके जो कुछ भी वैल्यू निकालोगे वो एक्चुअली ये वाला एरिया निकलेगा, कि
इस कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एरिया निकाला है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ में कितना एरिया इसने कवर किया, एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इक्वल टू बी तक, ये पूरे एरिया को बताता है, ठीक है ना। और ये जो एरिया है किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एफ एक्स डी एक्स, ए से लेकर के बी तक, ठीक है ना। इसको आपने इवेल्युएट किया या इस एरिया को निकाला, दोनों वैल्यू सेम रहती है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डेफिनेट इंटीग्रल का। इंडेफिनेट का क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है इसको, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, प्लस सी की वजह से आपका, ठीक है ना। चलिए अब इस एरिया की देखो, इसकी चर्चा शायद मैंने इंडेफिनेट में भी की थी हल्की फुल्की, ठीक है ना। अब इस एरिया को अपन दो तरीके से, चलो ये समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है ना। एक बार यहां तक नोट डाउन करो। अब इधर देखें, इस एरिया को कैसे इवेल्यूट कर सकते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, बहुत छोटी स्ट्रिप बनाते हैं आपको, ठीक है ना। ये बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो कर्वेचर वाला पार्ट है ना, ये आपको हॉरिजॉन्टल नजर आएगा। अगर मान के चलो ये स्ट्रिप तो है, एक्स इक्वल टू ए वाली लाइन तो है, मैंने एक लाइन और ले ली और ये जो विड्थ है मैंने एच रखा, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। एच जब जीरो को अप्रोच करेगा तो ये आपको कर्वेचर नजर ही नहीं आएगा, ये आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही नजर आएगी, मतलब बहुत छोटी है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज ए प्लस एच वाला, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच होगा। ऐसे ही सेकंड स्ट्रिप आप बनाओगे, ठीक है ना, सेकंड स्ट्रिप बनाओगे इस तरीके से। ये भी आपने विड्थ सेम रखा है, कितना विड्थ रखा आपने, एच, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, ये वाला ए प्लस 2h हो जाएगा, ठीक है। हम ये जो वर्टिकल स्ट्रिप बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया को हम छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर रहे हैं। ये एक रेक्टेंगल की तरह आपको नजर आएगा आपको, ठीक है ना। ये वाला एक रेक्टेंगल बन गया, ऐसे ही एक रेक्टेंगल ये बन गया। आप ये तो चलो ये तो हॉरिजॉन्टल है, बट आप यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये कर्वेचर नेचर है, ये आपका रेक्टेंगल कैसे बन गया। एक रेक्टेंगल इसी वजह से बना है कि एच जो है ये जीरो को अप्रोच कर रहा है आपका, ठीक है ना, बिल्कुल पास में, एक्स इक्वल टू ए के बिल्कुल पास में ये वाला ए प्लस एच। तो उस केस में आप इसको हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक छोटा सा रेक्टेंगल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अगेन दूसरा रेक्टेंगल हमने इस तरीके से मान लिया। ऐसे हम लोगों ने क्या कर लिया, तीसरा रेक्टेंगल हमने इस तरीके से मान लिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हमने इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लिया इस वाले एरिया को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद जो भी एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्या आपके पास समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को। अब एरिया कैसे निकालेंगे, इधर देखें, मैं इस वाले रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। जैसे मान के चलो अगर n रेक्टेंगल है, मान के चलो कितने रेक्टेंगल है आपके, n रेक्टेंगल हैं, तो यहां पर एक बात तो ये है कि x इक्वल टू a है, तो ये विड्थ कितनी होंगी, ये h h h। अगर n रेक्टेंगल है तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर के वहां तक nh होगी कि नहीं होगी, nh। अगर n रेक्टेंगल है, n को बाद में हम इनफाइनाइट को अप्रोच करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल तो इनफाइनाइट बनेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर बात करें, अगर n रेक्टेंगल हैं तो ये विड्थ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूं यहां से लेकर के यहां तक, अगर h h विड्थ के रेक्टेंगल हैं तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, nh हो जाएगी आपकी। अगर n रेक्टेंगल आप अज्यूम करते हो तो nh बराबर जो होगा आपका किसके बराबर होगा, आपका b माइनस ए के बराबर होगा। nh किसके बराबर होगा आपका, nh इज द लेंथ ऑफ दिस, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब h h h h आपने उनको ऐड किया, टोटल NH बना, NH इक्वल टू क्या हो जाएगा, B माइनस ए आपका हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से जो आपका H निकलेगा वो कितना निकलेगा, B माइनस ए डिवाइड बाय कितना निकलेगा आपका, N निकलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि N को जैसे ही आप जीरो को अप्रोच कराएंगे तो आप देखो N को जैसे ही आप इनफाइनाइट को अप्रोच कराओगे तो H देखो जीरो को अप्रोच कर रहा है आपका। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। और A और B क्या है, A इज द लोअर लिमिट एंड B इज द अपर लिमिट, राइट, ठीक है। अच्छा, पहला जो रेक्टेंगल बनाया है, क्या आप इसका एरिया बता सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होगा, ये अगर ये x इक्वल टू a है तो ये जो विड्थ है आपकी, ये जो आपकी विड्थ नहीं बोलेंगे इसको, लेंथ को बोलेंगे। ये जो लेंथ है, अगर x इक्वल टू a तो इसकी लेंथ होगी f ऑफ a होगी आपकी। और इस रेक्टेंगल की आपकी विड्थ कितनी, h। तो पहला जो रेक्टेंगल होगा उसका एरिया कितना होगा आपका, पहला रेक्टेंगल का एरिया होगा विड्थ इनटू हाइट।
विड्थ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ होगा आपका, विड्थ कितना h, लेंथ कितनी आपकी f ऑफ a है, बोलो हाँ या ना। पहला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया h इंटू एफ ऑफ a होगा आपका, h इज द विड्थ ऑफ दिस दैट रेक्टेंगल एंड f ऑफ a इज द लेंथ। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं है सबको? ठीक है, अब दूसरे रेक्टेंगल की बात करते हैं हम लोग। ये दूसरा वाला रेक्टेंगल आपके सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इस वाले का एरिया हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका एरिया? इसकी विड्थ भी सर सेम ही रहेगी, सबकी एच एच विड्थ है, बट उसमें उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? क्योंकि एच था तो यहां पर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बन जाएगा, तो उसके इसमें लेंथ कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? ऐसे आप लोग तीसरे रेक्टेंगल पर जाओगे तो तीसरा रेक्टेंगल क्या होगा यहाँ पर? तीसरे रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच हो जाएगा, शायद आप समझ चुके होंगे। ऐसे आप लोग चौथे पर जाओगे तो क्या बनेगा आपको, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस कितना आएगा आपका, 3h आएगा, राइट। और ऐसे ही आप nth रेक्टेंगल पर जाओगे, n लेके चल रहे हैं, इनको बाद में इन्फिनिट को अप्रोच कराएंगे। जैसे आप nth रेक्टेंगल पर जाओगे तो उसका एरिया कितना होगा, विड्थ तो h ही रहेगी, f ऑफ a प्लस, देखो जिस नंबर का रेक्टेंगल है वहां पर एक नंबर कम जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों आपका, n माइनस वन इंटू क्या आएगा बच्चों आपका, h आएगा। और ये जो आपने निकाला है यही बच्चों किसके बराबर है आपका, ये एफ एक्स dx के बराबर है, ठीक है ना। यहां पर एक और काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। एफ ऑफ dx है, कहां से लेकर कहां तक है बच्चों आपका, a से लेकर के b तक। क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? या एक काम कर देते हैं, बाद में लिखेंगे इसको, n को इनफाइनाइट को अप्रोच करा देते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि h सब में से कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा बच्चों आपका, f ऑफ a प्लस बनेगा f ऑफ a प्लस h प्लस क्या बनेगा, f ऑफ a प्लस 2h। ऐसे ही आपका चलता रहे कार्यक्रम, क्या बनेगा, f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच, राइट। ये आपका बन जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और काम कर दो, क्या काम कर दो सर, यहाँ पर लगा दो लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। चलो यहीं पर लिख ही देते हैं, n किसको अप्रोच कर रहा है आपका, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स कितना होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, ठीक है, समेशन, ठीक है। यहां पर आ जाएगा h इंटू कितना आएगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, राइट। r इक्वल टू जीरो से लेकर कितना आपका n माइनस वन हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक बच्चों, a से लेकर के b तक। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो इंटीग्रेशन है हम इस तरीके से एरियाज को समेशन करके भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि ये वाला सिलेबस जेई में नहीं है आपका, ठीक है ना, बोर्ड में है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, बट इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब तो यही होता है कि जो भी कर्व आपको दे रखी है वो एक्स एक्स के साथ में कितना एरिया कवर कर रही है। तो हमने क्या किया, इस एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल में क्या कर लिया बच्चों, हमने इसको डिवाइड कर लिया, हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाला, उसको ऐड कर दिया, और एन को हमने किसको अप्रोच करवा दिया, इनफाइनाइट को अप्रोच कर दिया। समझ में आया कि नहीं? दिस इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो कुछ सवाल हम किससे करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे अभी। क्लियर है? अब इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। इसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। चलो नोट करो एक बार, छोटे छोटे सवाल इसके ऊपर करते हैं हम। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस मेथड का नाम होता है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। इसी मेथड का यूज करते हुए हमको कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम। सबसे पहला है आपका एक्स डी एक्स, वन से लेकर के टू, ठीक है, एक्स डी एक्स वन से लेकर के टू। तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो वैसे तो हो क्या रहा है यहां पर,
वैसे ज्योमेट्रिकल, अच्छा एक सवाल मैं सॉल्व करूंगा भाई। एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से लेकर के 2 e की पावर x dx ए से बी, मान के चलो ए से बी ले लो, या 1 से 3 कर लेते हैं, 1 से 3। ठीक है, ये 3 सवाल आप करने हैं, पहला मैं करूंगा, ठीक, सबसे आसान वाला। इधर देखिए सारे बच्चे, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, वैसे तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, ठीक है, बट बेसिक मतलब से इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इसका जो आंसर आना चाहिए, बेसिकली क्या आना चाहिए, देखो y इक्वल टू एक्स ग्राफ बनाइए आप, तो क्या ग्राफ बनेगा इसका, इस तरीके से बनेगा, 1 से लेकर के 2, ये 1 हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है। ये जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये देखिए ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ना, यही किसके बराबर है आपका, एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2, ये चीज है। आप एरिया ऐसे निकाल लो, आप ये वाला एरिया आप ऐसे निकालो। कैसे निकाल सकते हैं, देखो 1 पर वैल्यू क्या देगा आपको 1, 2 पर वैल्यू क्या देगा बच्चों आपको 2, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक ये ट्राइंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया आपका। अच्छा, इसका एरिया कितना आएगा आपका, इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना बच्चों आपका 1, हाइट कितनी है बच्चों ये 1, ठीक है ना। ये तो ट्राइंगल का एरिया आ गया। रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा, लेंथ कितनी है 1, विड्थ कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये एरिया 1, तो टोटल एरिया कितना हो गया 1 प्लस 1/2, यानी कितना 3/2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए इसका आंसर। कितना आना चाहिए इसका 3/2। ये तो हमने ऐसे निकाल लिया, अब ऐसे निकालते उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो कॉन्सेप्ट कहता है समेशन, सीधा याद रखो आप लोग, क्या h इंटू एफ ऑफ ए प्लस कितना आर एच, आर इक्वल टू 0 से लेकर के n-1, और लिमिट कितना आएगा, n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिट। वही तो चीज लिखी हुई है जो मैंने नीचे लिखी हुई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, यहां पर जो एफ एक्स है वो एक्स के बराबर है, किसके बराबर बच्चों, एक्स के बराबर। एक चीज और याद होनी चाहिए आपको, एच बराबर जो होता है वो कितना होता है, बी माइनस ए अपॉन एन होता है, जो वहां पर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एच बराबर बी कितना बच्चों, यहाँ पर 2 माइनस 1 अपॉन एन, तो कितना आ जाएगा, एच हो जाएगा बच्चों कितना आपका 1/n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/n। क्लियर है। चलिए अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एच को तो बाहर ही रख लो, आर इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आएगा एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट ही कर दो, एक सेकंड रुको। यहां पर हो जाएगा लिमिट एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, ठीक है ना, आर इक्वल टू 0 से लेकर के n-1, एच को तो बाहर ही ले लो, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए कितना है 1, 1 प्लस कितना होना चाहिए, आर एच होना चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व करो, लिमिट हो जाएगा एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, एच यहां पर आएगा, ये एच है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब आर इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ 1 आएगा, आर इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच आएगा, ऐसे एफ ऑफ क्या आएगा 2 प्लस एच आएगा, और ऐसे लास्ट में क्या आएगा, एफ ऑफ 1 प्लस n-1 इंटू क्या आएगा आपका एच। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका होना चाहिए आंसर। क्लियर है सारे बच्चों को। तो अब कितना हो जाएगा आपका, ये लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, h आ जाएगा यहाँ पर, f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1 इज 1, f ऑफ 1 प्लस h कितना होगा 1 प्लस h होगा, f ऑफ 2 प्लस h कितना होगा 2 प्लस h होगा। ऐसे ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, एफ ऑफ 1 प्लस n-1 एच कितना होगा, तो ये भी कितना होगा आपका, क्या यहां पर क्या आएगा, हाँ ये थोड़ा गलत लिख दिया ना, 1 प्लस 2h आएगा, ठीक है ना, 1 प्लस 2h, तो ये भी कितना आएगा आपका 1 प्लस 2h हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2h, और लास्ट में क्या होगा 1 प्लस n-1 इंटू एच आपका हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को, अरे बोलो हाँ है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्लियर है सारे बच्चों को। ठीक है, अब यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच इज एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, इस एच को लिख ही लो 1/n लिख लो, इसको कंफ्यूज मत रहना 1/n, ठीक है, 1 1 1 1 कितनी बार n बार, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम से n हो जाएगा प्लस, अब आपके पास क्या बचेगा, h आप कॉमन ले लो, ये h है ना, ये h आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर कहां तक n-1 तक, ये तक बनेगा आपका। अब आपको पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर n तक होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना।
चलिए यहां पर देखेंगे सारे बच्चे, ये हो जाएगा लिमिट एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फानाइट, ठीक है। ये हो जाएगा कितना बच्चों आपका 1/n, अंदर कितना हो जाएगा n, और ये कितना होगा बच्चों आपका n प्लस h, ये हो जाएगा। वैसे तो होता है n इंटू एन प्लस 1/2, हमको n माइनस 1 तक पहुंचना है, तो कितना हो जाएगा, n को n माइनस 1 से क्या कर दो, रिप्लेस, तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, बोलो हाँ है ना। और h की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, h की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी ना, n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 1/n, n प्लस ये भी कितना आपका 1/n, n इंटू कितना n माइनस 1/2, n से n कट जाएगा आपका, और n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 1 प्लस ये कितना बनेगा n माइनस 1/2n, n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो 1/2 को अप्रोच करेगा, तो 1 प्लस 1/2 कितना आएगा आपका 3/2। अरे आया कि नहीं आया, ठीक है ना। देखो हमने एरिया ये फटाक से ऐसे निकाल लिया, वो ऐसे निकाल लिया हमने एरिया, वो क्या है तो जानी मानी ज्योमेट्री है, समझ में आया कि नहीं, फटाक से निकल गया। अब ये कर्वेचर होता ना, ई की पावर एक्स होता ना, आप निकाल के दिखाओ, ऐसे ऐसे निकाल ही नहीं पाओगे आप लोग। ई की पावर एक्स के नीचे का एरिया कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। बाद में फिर उन प्रॉपर मेथड पर आएंगे हम लोग, पर इसको सीख लो, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका, बेसिक मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट का। अब जो ये चीज मैंने आपको निकाल के सिखा रहा हूं ना, ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका, एरिया अंडर कर्व, और कुछ नहीं है वो, इसी की एप्लीकेशन है। इसको नोट करने के बाद सेकंड और थर्ड, अब ये मत करना एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 अपर लिमिट पुट लोअर लिमिट पुट ना, ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे सॉल्व करना है दोनों। आपने गलती कर दी, क्योंकि ये बनता है f ऑफ a प्लस आर एच बनता है मेरे हिसाब से, एच तो कॉमन आ जाएगा, f ऑफ a प्लस आर एच यानी 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, वहां पर होल स्क्वायर ओपन करके वहीं समेशन लगा दो ना, नहीं समझे बात को, जैसा भी सीक्वेंस में करते थे, जनरल एक्सप्रेशन में समेशन लगाते थे तुरंत वहीं पर ही, याद आया कुछ, ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर को इकट्ठा करोगे वहां पर, तो a प्लस आर एच का होल स्क्वायर करो और समेशन लगा दो, जहां जहां आर आ रहा है वही वेरी करेगा आपको, 1 प्लस आर एच 1 प्लस आर स्क्वायर एच प्लस 2RH, तो समेशन 1 तो n हो जाएगा आपका। नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया, देखो इधर देखो मैं करता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आपको इंटीग्रेट करना है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आपसे, x² dx 1 से लेकर के 2, ये किसके बराबर होता है बच्चों आपका, ये बराबर होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट h समेशन f ऑफ a प्लस आर एच, a कितना है 1 प्लस आर एच, ठीक है ना, r इक्वल टू 0 से लेकर कितना बच्चों आपका n माइनस 1, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ है ना, ठीक है। या फिर ये कितना हो जाएगा आपका, यहां पर देखें ये कितना हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स कितना बच्चों आपका इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर h तो यहीं पर रहेगा, f ऑफ a प्लस आर एच कितना होगा बताइए, एफ एक्स बराबर x² है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर कितना आपका n माइनस 1, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, ठीक है। चलिए अब कितना बन जाएगा ये, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट h यहाँ पर समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर के n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा देखो एक बार, 1 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस कितना होगा 2RH होगा आपका, ठीक है। ये कितना बन जाएगा आपका, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट h इंटू ये बन जाएगा समेशन 1 r इक्वल टू 0 से लेकर के n माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा समेशन r स्क्वायर, कहाँ से r इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 प्लस यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा 2h बाहर आ जाएगा, r आ जाएगा, 1 प्लस 2r स्क्वायर, कहाँ से r इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 प्लस यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा 2h बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 2r स्क्वायर, 2h बाहर आ जाएगा,
और समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर के n-1, ऐसे करते हैं हम लोग। क्लियर है? अब समेशन r स्क्वायर कितना होता है, मतलब ये तो 1 स्क्वायर से लेकर के n-1 तक का स्क्वायर जाएगा। n तक का स्क्वायर जो होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के n तक का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है 6 होता है। बट ये कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, तो n की जगह क्या पुट कर दो n-1, यहाँ n-1 आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, और यहाँ पर n-1 पुट करोगे तो क्या बचेगा आपका 2n-2 प्लस 1, तो कितना आएगा 2n-1 अपॉन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फानाइट, n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फानाइट h, ये तो कितना n आ जाएगा आपका, प्लस ये कितना h स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा n इंटू n-1 2n-1 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, प्लस ये कितना आएगा 2h यहाँ पर रहेगा, r ये 1 2 3 से n-1 तक, तो अभी निकाला था n इंटू n-1/2 आपका आ जाएगा। वो समझ में आया कि नहीं आया? और h क्या होता है, h होता है आपका b माइनस ए अपॉन एन होता है, b माइनस ए अपॉन एन कितना आ जाएगा 1/n, तो h की वैल्यू कितनी होगी 1/n हो गई आपकी। तो कितना आ जाएगा लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फानाइट, ये 1/n हो जाएगा, तो ये 1/n, ठीक है ना, ये होगा n, ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर, n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन कितना हो जाएगा 6, प्लस कितना आएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/n, n इंटू n-1। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस 1/n को कहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स कितना बच्चों आपका इन्फानाइट, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 1/n³, यहाँ पर आएगा n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका, प्लस कितना आएगा, ठीक है देखो n मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा n इंटू n-1, n किसको अप्रोच कर रहा है आपका इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है, ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ से n कॉमन आएगा, तो क्या ऑप्शन बनेगा 2/6, n³ कट जाएगा तो कितना आएगा 2/6, इसका आएगा, उसका कितना आएगा 1। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? n जब इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो कितना आएगा 1, ये हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 1/3, तो कितना आएगा बच्चों आपका 7/3 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैथ्स भी कर लो, आपका सही है गलत है। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है x³ कहां से लेकर कहां तक 1 से लेकर के 2, 8/3 माइनस 1/3, अपर लिमिट पुट कर दो और लोअर लिमिट पुट कर दो, कितना आंसर आ रहा है यहाँ से 7/3 स्क्वायर यूनिट, यूनिट भी इसके स्क्वायर यूनिट होता है, एरिया होता है ना ये आपका। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सीधा करो आप लोग। इसको आप लोग कर लोगे एक बार अपनी साइड से, इसका वेट करना पड़ेगा बताओ, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। कौन सा, ये वाला? देखो h को अपने 1/n से रिप्लेस कर दिया, h हमने निकाला तो b माइनस n होता है, ठीक है। अब 1/n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ओके, 1/n को अंदर मल्टीप्लाई करके तो 1n³ आएगा। अब ये तो इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट बन गया ना आपका, तो यहाँ से क्या करेंगे n कॉमन लेंगे, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ n, तो कोएफिशिएंट का रेशो होता है n³ बनेगा, और कोएफिशिएंट 2 होगा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? सीधा कर दिया मैंने, अब देखो कहाँ पर, हाँ वो थोड़ा मिस्टेक से, ये 1/n स्क्वायर होगा ना, 1/n को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1/n ऑलरेडी था यहाँ पर। वैसे एक बात का आपको पता लग चुका है ना, कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, बात मत करवाइए, आते ही सारे दिनों की बातें, तो सारी कमी आज ही निकाल रहा है क्या?
जितनी अभी बोला है, अब बता कि सर मैं सैटरडे को नहीं आया, मंडे को नहीं आया और संडे को आते ही नहीं है। 3 दिन की बात है, इकट्ठे हो गए सर। चलिए इधर देखिए सारे बच्चे, अभी हमारे दिमाग में एक चीज तो आ चुकी है कि डेफिनेट इंटीग्रल इज द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। समझ में आया कि नहीं आया? अब होता क्या है कि जैसे मान के चलो, ठीक है, आपने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया ए से लेकर के बी तक, समझिएगा इस बात को ना। नेक्स्ट चैप्टर भी आपका, नेक्स्ट चैप्टर का बेसिक्स आपका कवर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों सिमिलर ही। एफ एक्स डी एक्स ए से बी तक आपने किया और आपने देखा कि सर जो एफ एक्स है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को सी पर कट कर रहा है, और सर सी जो है वो एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पता है ये क्या करेगा, ये अगर एक साथ इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या देगा, ये देगा, सपोज करो कि ये वाला एरिया सपोज करो A1 आया है, ठीक है ना, और ये वाला एरिया, एक बात और है कि एक्स एक्स के नीचे वाला जो एरिया होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है आपका? नेगेटिव। आप एवेल्युएट करोगे ना, नेगेटिव वैल्यू आता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, मैं साइन एक्स और डी एक्स, मैं पाई से लेकर के 3π/2 तक इसको इंटीग्रेट करता हूं। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है ना, ये आपका पाई होता है, ये क्या होता है बच्चों आपका 3π/2। तो पाई से लेकर के 3π/2 तक होगा क्या कि ये वाला जो एरिया है ना ये देगा, मतलब जो भी इवेल्युएट करके आप इसको निकालोगे ना, इसकी वैल्यू आएगी, इस वाले एरिया की वैल्यू आएगी, ये वाली जो कितनी आती है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों आपका? माइनस कॉस एक्स, कहां से कहां तक? पाई से लेकर के कितना? 3π/2। क्लियर है? कंफ्यूजन ना हो, इस माइनस को पहले हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कॉस एक्स हो जाएगा आपका, पाई से लेकर कितना आएगा? 3π/2। अब आप 3π/2 पुट करो इसके अंदर, 3π/2 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा आपका? 0। फिर आपका क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आपका माइनस आएगा, लोअर लिमिट पुट करने से पहले यहाँ पर आएगा कॉस पाई, तो कितना आएगा? माइनस, ये कितना बनेगा? -1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आया? -1 आया। यानी कि एरिया तो नेगेटिव नहीं होता ना, बट जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना, ये जो वैल्यू इवेल्युएट करके देता है ये साइन के साथ देता है। अगर एक्स एक्स के नीचे है तो उसको नेगेटिव देगा, हालांकि इसका एरिया 1 यूनिट होगा, 1 स्क्वायर यूनिट मोड लगा देंगे तो, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो क्या करता है आपका, साइन के साथ वैल्यू को इवेल्युएट करता है। अगर ये एक्स एक्स के नीचे वाला पार्ट है तो इसको नेगेटिव आंसर करेगा, वो नेगेटिव ही निकालेगा वो। तो अब जैसे आप ये करोगे ना, एफ एक्स डी एक्स ए से लेकर के बी, ये क्या करेगा? जैसे ये A1 आया ये वैल्यू, और ये कितना आया आपका? A2। ये क्या करेगा? ये A1 माइनस A2 करेगा, और जो बड़ा होगा उस हिसाब से आंसर आएगा इसका। अगर कोई कहे कि एफ एक्स एक्स के साथ में कितना एरिया बना रहा है, वो एरिया देगा नहीं, वो एरिया नहीं देगा ये आपको। वो तब देता जब ये एक्स एक्स को कट नहीं करता है, तो ऊपर होता कंप्लीटली, यहाँ पर कहां पर होता? नीचे। यहां तक तो देगा पॉजिटिव, और यहां तक क्या देगा? ये नेगेटिव। अब ये बड़ा है ये छोटा है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ये छोटा है ये बड़ा है तो नेगेटिव आंसर आएगा इसका। आप समझ रहे हैं क्या कर रहा है ये? क्लियर है ना? ठीक है ना। चलो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इसका बेसिक होता है कि ये करता क्या है। नोट करोगे क्या इसको? लग रहा है नोट करने लायक? हटा दूं इसको मैं? ठीक है। अब बेसिक उस पर आ जाते हैं। इस चीज को आप लोग एरिया में भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अगला जो चैप्टर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालें आप लोग, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब आपको इसका यूज नहीं करना है, ओके, अब सीधा यूज करना है, इवेल्युएट फॉलोइंग इंटीग्रल्स। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सीधा करना है ना, अब इसका नहीं करना। पहले का पहले का आंसर आ रहा होगा आपका 1/4 ln 7/3 ना। इसको करना कैसे इस सवाल को?
साइन एक्स की पावर 4 है, इसको ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, 0 से पाई बाई 2, इसको आप लिख लो 1/16, 0 से पाई बाई 2, और इसको आप लिख लो कितना, 1/16 मत लिखो, 1/4 लिखो, 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये हो जाएगा 1/4, 0 से पाई बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर डी एक्स, इसका स्क्वायर ओपन करो एक बार, 1 प्लस कितना कॉस स्क्वायर 2x माइनस कितना आएगा 2 कॉस 2x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/4 0 से लेकर के पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस कितना 2 कॉस 2x और dx, तो कितना बनेगा आपका ये फाइनली, ये बन जाएगा 1/4 0 से पाई बाई 2, 1/2 प्लस 1 कितना होता है आपका 3/2, ये कितना हो जाएगा cos 4x अपॉन कितना 2 माइनस कितना आएगा 2 cos 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका dx। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, अब एक बार क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, आप करो इसको इंटीग्रेट, आंसर 3/16 आना चाहिए, क्योंकि आपको पावर को कहीं क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा ना, सिंगल में आ गया आंसर, ठीक है, 3/16 इसका आंसर होना चाहिए। अब इसका आंसर निकालो आप, तो अभी भी नहीं आ रहा है क्या? इनको हैमर दे देना चाहिए, एक ही बार इनका वाद नहीं, शीशा तोड़ के सर हो गई क्लास। चलिए, मैं यार यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, इसका आंसर आप निकालो, इसमें कुछ है तभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ। तुम बताओ, तुमने गलत नहीं किया है, तुमने एकदम सही, जैसे तुमको आता है वैसे तुमने किया है। पीछे तुम क्या देखता है, तो खुद करना, कितना आंसर आ रहा है इसका, तुरंत पीछे जाता है, कितना आया है, क्या कह रहा है, चलो सेट करो उसको, तुम्हारा सही है, जैसे एक नॉर्मल बच्चा करता है वैसे ही। मैं यहाँ पर ये सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर जैसे आपने ए से लेकर के बी तक किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, जो भी एल्जेब्रिक सम आएगा एरिया का। अगर जहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है वहां पर आपको ब्रेक करनी पड़ेगी लिमिट, समझो मैंने क्या बात बोली। अब जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है -1 से 1, तो आप देख रहे हो कि इस फंक्शन के डोमेन में x = 0 नहीं आएगा आपका, और लिमिट आप कहां से कहां तक लगा रहे हो, -1 से 1 को। तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट डोमेन में नहीं आ रहा है, उस पर लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, मतलब आपको पहले -1 से 0 माइनस तक जाना पड़ेगा, देन आफ्टर 0 प्लस से, नॉट 0, 0 प्लस से कहां तक जाना पड़ेगा, 1 तक जाना पड़ेगा, दो पार्ट में ब्रेक होगा आपका। अगर अंदर वाले फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो ए से लेकर के बी तक, मतलब आप क्या कर रहे हो, f(x) dx ए से लेकर के बी तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसको, मान के चलो, ठीक है ना। और अगर मान के चलो x = c जो है इस फंक्शन के डोमेन में आ ही नहीं रहा है आपका, ठीक है,
और सी जो है वो ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं है आपका, तो उस केस में क्या करेंगे, ए से लेकर के सी माइनस तक जाएगा और सी प्लस से कहां तक जाएगा, बी तक। ये होता है तरीका। अगर आप सीधा करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन पर होता है, आपका डिसकंटिन्यूअस पर नहीं होता कहीं पर, क्योंकि वो एरिया निकले डिसकंटिन्यूअस है, वहां पर ब्रेक आ रहा है और आप कवर कर रहे हो उसको, सीधा सीधा एरिया निकाल दे रहे हो वहां पर, वो आप मतलब मैथमेटिकली सही बात नहीं है वो, तो वहां पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा लिमिट को। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना चाहिए। चलो इसको मैं नोट डाल के लिखवाऊंगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो आप ऐसे करो इस क्वेश्चन को, आंसर कितना आना चाहिए इसका, जो भी आ रहा है करो एक बार, ठीक है। ओके चल।